हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम, मैं खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उसको पहुँचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूँ दोस्तों, अभी हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है कक्षा 9 उसकी वीडियो लेक्चर सीरीज हम पढ़ रहे हैं और लगभग 4-5 सबक हमने पढ़ लिए हैं। आज का सबक भी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। हकीम अजमल ख़ां एक ऐसा सिपह सलार, एक आज़ादी का ऐसा मुजाहिद जिसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपके पैराग्राफ बनने की संभावना इससे हो सकती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। हकीम मोहम्मद अजमल ख़ां का शुमार उन मायानाज शख्सियात में होता है जिन्होंने अपने मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। उन्हें माहिर तिब, मुजाहिद आज़ादी और काबिल कदर सहाफ़ी, सरगर्म अमल सियासतदां और माहिर तालीम की हैसियत से शोहरत व मकबूल हासिलत हुई। दोस्तों, बहुत थोड़े नाम अटपटे आए हैं आपके लिए। तिब दोस्तों हमारे कई बार आ चुका है। तिब का माना दोस्तों एक तरीके से ये मान लो कि कोई हिकमत या इलाज करना होता है, ठीक है। तो ये इलाज करने में भी माहिर थे। और मुजाहिद का माना वही जंग आज़ादी का सिपाही, मुजाहिद आज़ादी, जंग आज़ादी का सिपाही, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी आप बोल सकते हो। और काबिल कदर सहाफ़ी यानी कि एक परहेज़गार, बहुत ही ईमानदार नेक परहेज़गार थे, ठीक है। और सियासतदां भी थे, राजनीति में भी रुचि रखते थे। और माहिर तालीम की हैसियत यानी कि एक ज्ञान के मतलब ज्ञानी इंसान भी थे। तो ये बहुत शोहरत हासिल की इन्होंने इतने लंबे फील्ड के अंदर, इतने लंबे चौड़े टैलेंटेड आदमी थे वो। अजमल ख़ां हकीमों और तबीबों के आलिमाना घराने की चश्म चिराग थे, यानी कि उनका ख़ानदानी पेशा भी दोस्तों हकीमों और तबीबों से जुड़ा हुआ था। इस घराने को उनके दादा हकीम मोहम्मद शरीफ ख़ां के नाम की रियायत से शरीफ़ी ख़ानदान के नाम से जाना जाता था। ये ख़ानदान मुग़लों के अहद हुकूमत में हिंदुस्तान आकर आबाद हुआ और इस घराने को हमेशा इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा जाता था। हकीम अजमल ख़ां के दादा मोहम्मद शरीफ ख़ां, जिन्हें रईस दहली कहा जाता था, जो शरीफ साहब थे ना उनको, ये मुग़ल बादशाह आलम के तबीब ख़ास थे, यानी कि जो आलम बादशाह मुग़लों का बादशाह है आलम, उनके जो ख़ास तबीब, उनके ख़ास डॉक्टर, जो पर्सनल डॉक्टर होते हैं वो मतलब थे। और उन्होंने शरीफ मंजिल नाम की एक इमारत भी तामीर करवाई और उसमें एक शफ़ा खाना और कॉलेज कायम किया, जहाँ तब्बे यूनानी से मुतालिक तालीम दी जाती थी और गरीब मरीज़ों का मुफ्त इलाज भी किया जाता था। शरीफ मंजिल पूरे बर्र सग़ीर में इल्म तब का मकबूल व मारूफ़ इदारा था। बर्र सग़ीर का माना दोस्तों एशिया, बर्र सग़ीर का माना एशिया, यानी कि पूरे एशिया में भी इल्म तब, यानी कि जो एक तरीके से आप में ये मान लो कि आयुर्वेद या तब यूनानी जो इलाज होता है उसका सबसे मतलब मकबूल व मारूफ़ इदारा था, ठीक है। हकीम मोहम्मद अजमल ख़ां की विलादत यानी कि उनकी पैदाइश 12 नवंबर 1863 को दिल्ली में हुई थी। बाज़ हज़रात ने मौसूफ़ की तारीख़ विलादत 11 नवंबर 1868 यानी कि 17 शव्वाल 1284 हिजरी बताई है, लेकिन बेशतर हज़रात ने 12 नवंबर 1863 को उनकी दुरुस्त तारीख़ व विलादत तस्लीम किए। यानी कि इनकी जो पैदाइश को लेकर थोड़ा विवाद है, लेकिन ज़्यादातर ने 12 नवंबर 1863 को ही माना है। हकीम अजमल ख़ां ने रिवायत ज़माना के मुताबिक दीनी और दुनियावी तालीम यकसा तौर पर हासिल की, यानी कि एक दुनियावी तालीम भी हासिल की थी और दीनी तालीम भी हासिल की थी। इन्होंने एक तरफ कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया और दूसरी तरफ अरबी, फ़ारसी और उर्दू और अंग्रेज़ी में भी महारत हासिल की। अपने अहले ख़ानदान हकीमों और तबीबों और आलिमों की निगरानी में तबाबत यूनानी की तालीम का आगाज़ किया, जिसकी तकमील दिल्ली के सिद्दीकी दवाखाना के हकीम अब्दुल जमील की देख रेख में हुई थी, ठीक है। इन्होंने जो तबाबत की तालीम थी वो हकीम अब्दुल जमील की देख रेख में हासिल की। हकीम अजमल ख़ां की गैर मामूली सलाहियतों से मुतासिर होकर 1892 में नवाब रामपुर ने उन्हें अपने मुआलिज ख़ास मुकर्रर किया, यानी कि जो रामपुर के नवाब साहब थे उन्होंने अपना ख़ास इलाज करने वाला इनको मुकर्रर कर लिया
और उस ज़माने में हकीम साहब को मसीहाए हिंद, बहुत बेहतरीन भाई, मसीहाए हिंद या बेताज बादशाह और मसीहुल मुल्क जैसे लक़ाब व ख़िताबात से, ये लक़ब की जमा है दोस्तों इल्क़ाब, और लक़ब क्या है दोस्तों आपके, इसमें मारफ़ा की किस्म है, ठीक है, और ख़िताबात ख़िताब की जमा है, से याद किया जाता है। कुदरत की तरफ से उन्हें ये एजाज़ हासिल था कि वो मरीज़ का चेहरा देखकर ही उसकी बीमारी का पता लगा लेते थे। अपने दादा मोहम्मद शरीफ खां की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए हकीम अजमल खां साहब ने भी 3 मशहूर ज़माना तबी इदारे कायम किए। उन्होंने भी 3 इदारे कायम किए, वो भी बहुत मशहूर, जिनमें सेंट्रल कॉलेज दिल्ली, हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेदिक और यूनानी तबिया कॉलेज का शुमार बतौर ख़ास होता है। इन्होंने भी 3 इदारे कायम किए, सेंट्रल कॉलेज, हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेदिक और यूनानी तबीबा कॉलेज, ठीक है। जैसा कि बयान किया जा चुका है कि हकीम अजमल खां माहिर तालीम की हैसियत भी रखते थे, ताकि उन्होंने नुदवतुल उलमा, ठीक है, यानी कि जो उलमाओं की जो महफ़िल होती थी उसके ज़रिए भी मजहबी उमूर और तालीम को आम करने में पेश रफ्त की, यानी कि आगे बढ़ कर आए। जो उलमाओं की जो महफ़िल होती थी, ठीक है, आलिमों की जो मजलिसें होती थी जो मजहबी काम के लिए, उसमें भी पेश रफ्त यानी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अलावा अज़ीं, यानी कि इसके अलावा भी जामिया मिलिया इस्लामिया के बानियों के साथ मिलकर इस इदारे के क़याम में बुनियादी काम किया और आपकी खुदादाद सलाहियतों के पेश नज़र 22 नवंबर 1920 को इत्तेफाक यानी कि अचानक से आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का पहला चांसलर मुंतखब किया गया। आप तादम हयात यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी 1927 ईस्वी तक इस ओहदे पर, इस पद पर कायम रहे, फ़ाइज़ रहे। वाज़ेह हो कि जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली मुंतकिल कराने का सहरा भी हकीम अजमल खां के सर बंधता है, यानी कि जो जामिया अलीगढ़ है उसको दिल्ली ट्रांसफ़र करने का अगर सहरा है तो वो हकीम अजमल खां के सर पे बंधता है। तो बहुत बड़ी शख्सियत थी दोस्तों। जामिया मिलिया इस्लामिया उस वक्त ऐसा इदारा था जो मुआशी बदहाली का शिकार था, यानी कि उसके पास इनकम सोर्स बहुत कम थे, मतलब हालात कम ऐसे थे कि बिना पैसों के उस जामिया मिलिया इस्लामिया को चलाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन हकीम अजमल खां ने इस इदारे के लिए जगह जगह से माली ताउन हासिल करने की जी तोड़ कोशिश की, यानी कि चंदा इकट्ठा किया काफ़ी मेहनत करके। सहाफ़त भी हकीम अजमल खां का महबूब मशगला था, यानी कि जो उनका एक सहाफ़त दोस्तों एक तरीके से अखबार और जो रिसाला वगैरह होता है ना, उनमें काम करने वाले को बोलते हैं, ठीक है। सहाफ़त यानी कि कोई अखबार में किसी रिसाले में कुछ आर्टिकल वगैरह लिखना या इस तरीके का, वो ये भी इनका एक महबूब मशगला था, ये भी उनके ख़ास कामों में से एक था कामकाज में। इसका एक सबब ये भी था कि उनके बेशतर अहले ख़ानदान इल्म सहाफ़त से वाबस्ता थे, यानी कि इनके ज़्यादातर ख़ानदान वाले भी इससे जुड़े हुए थे। इन हज़रात ने एक हफ्तावार अकमलुल अखबार उरूफ़ शमशी है या उरूफ़ कमरी दोस्तों। तो यहाँ पर देखो अपन शीन तक आए तो 5 लीटर ही पेट्रोल डीजल था अपने पास। अब काफ तक उरूफ़ कमरी, काफ से उरूफ़ कमरी, कमरी तक जाने के लिए शीन तक तो था, इसलिए हम लाम का तलफ़ुज़ अदा नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए 5 लीटर पेट्रोल या डीजल और ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो मतलब लाम ऐड करेंगे, इसमें लाम को तलफ़ुज़ होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या होगा, उरूफ़ कमरी इस्तेमाल होगा। तो शमसी और कमरी का बहुत डिटेल में मैंने कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश की दोस्तों। वो पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें कक्षा 9 का, जो उर्दू ग्रामर वाला है उसको। तो अकमलुल अखबार उर्दू का अजरा किया था, ठीक है। और हकीम साहब ने इस अखबार में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मज़ामीन और मक़ालात पर सुपुर्द कलम करके अपनी सहाफ़ती सरगर्मी का सबूत फराहम करवाया, ठीक है। हकीम साहब बहुत ही फ़र्राख दिल इंसान थे। फ़र्राख दिल का माना दोस्तों एक तरीके से बड़ा दिल रखने वाले इंसान थे वो, ठीक है। और फ़राहम का माना होता है दोस्तों सबूत फ़राहम कराया, यानी कि इकट्ठा सबूत करवाया था, सबूत जो है वो इकट्ठे करिए। और हकीम साहब जो बड़ा दिल रखने वाले इंसान थे, आप तमाम मज़ाहिब और अक़वाम के लोगों का एहतराम करते थे। कौमी यकजहती और वतन परस्ती की तहरीक को मजबूत और मुस्तहकिम करने की गरज से आप हमेशा
कोशियाँ रहे, यानी कि बढ़ चढ़ कर कोशिश करने वाले एक रहे थे। दोस्तों कुछ लफ्ज़ मुश्किल हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको आपको हिंदी में समझाने की। जैसे यहाँ पर कौमी एकजुटता, यानी कि कौम को एक जगह रहने में, एक यूनिटी में रहने में और अपनी वतन से मोहब्बत करने की जो तहरीक थी उसको मजबूत और मुस्तकिम मतलब एक मजबूत का ही माने में आता है। मुस्तहकिम यानी मजबूत के माने में, यानी उसको मजबूत करने की गरज से आप हमेशा आगे रहे, यानी कि कोशिश करने वालों में रहे। कोशा मतलब कोशिश करने वालों में रहे। यही सबब है कि मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम हजरात भी उनकी इज़्ज़त व तकरीम करते थे। उनके एहतराम का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक मरतबा हिंदू महासभा ने उन्हें अपने प्रोग्राम का सदर भी बनाया था। और क्या उपलब्धि हासिल करेंगे जनाब। उन्होंने अपने प्रोग्राम का सदर बनाया, जहां हकीम साहब ने अपनी सदारती तकरीर में साफ़ तौर पर फरमाया था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर ज़ोर दिया जाए। ये इत्तेहाद लफ्ज़ आपने दोस्तों देखा होगा संसद के अंदर ज़्यादातर आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, इत्तेहाद। तो इत्तेहाद कायम रहना चाहिए, मतलब हिंदू मुस्लिम का जो मेल जोल है, जो यूनिटी है, उस पर ज़ोर दिया उन्होंने भी। किसी किस्म के इख्तिलाफ़ को इन दोनों कौमों के दरमियान बढ़ने नहीं दिया जाए, ठीक है। इन्होंने मतलब हिंदू महासभा में जब उनको गेस्ट बुलाया गया तो ये शानदार उन्होंने तकरीर की थी। तो मुजाहिद आज़ादी की हैसियत से भी हकीम साहब इनफरादी कारनामों के लिए जाने जाते थे। इनफरादी मतलब वो एक ज़ाती शख्सी निजी अपने काम के लिए जाने जाते थे। और 1916 ईस्वी में आपकी महात्मा गांधी से पहली मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से मुतासिर हुए, प्रभावित हुए। चुनांचे जब गांधी जी ने अदम ताउन मतलब गांधी जी के साथ देने में और तर्क के मवालियात, यानी कि आपके जो आपके मतलब हिंदुस्तान की जो चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करने के लिए जो मुहिम चलाई थी, मतलब महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी अपना और वो इस तरीके से कुछ आंदोलन चलाए थे, उनकी तहरीक चलाई थी। तो हकीम साहब ने गांधी जी की हमनवाई की, यानी कि उनके साथ हमसफ़र बनकर, उनके हमनवा बनकर उनके साथ रहे। इस तरह मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी जब तहरीक खिलाफत यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाई थी उसका मुतालबा किया, तो हकीम साहब ने वहाँ भी अपनी सरगर्मी का मुजाहरा किया, वहाँ पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वाज़ेह हो के आपकी सरगर्मी अमल शख्सियत से मुतासिर होकर ही आपको ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का सदर बनाया गया। तहरीक आज़ादी के दिनों में, यानी कि जब आज़ादी देश के अंदर आज़ाद कराने के लिए जो तहरीकें चल रही थी, जो आंदोलन चल रहे थे, उन दिनों में जब जमीयत उलमाए हिंद ने अलम जिहाद बुलंद किया, यानी कि अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए, तो हकीम साहब भी इस सिलसिले में पेश रहे, यानी कि आगे ही रहे। और आप हिंदुस्तानी मुजाहिदों के हमराह जेल में डाले गए। हकीम साहब के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय वगैरह से भी देराना ताल्लुकात थे। और इसका सबब ये था कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सदर रहे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं दोस्तों। यानी कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम जो अंग्रेज़ों के मतलब जिन लोगों को गिरफ़्तारियाँ करते थे अंग्रेज़, उनकी गिरफ़्तारियों में आपका नाम भी था। कई बार आप जेल भी गए हैं और आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर भी रहे हैं। ज़िंदगी भर दिल के मरीज़ों का इलाज करने वाले हकीम अजमल ख़ान साहब का इंतकाल दिल की बीमारी के सबब ही 20 दिसंबर 1927 का हुआ, ठीक है दोस्तों, जो ख़ुद मतलब लोगों के दिलों का इलाज करते थे। आपके इंतकाल की खबर से पूरे मुल्क में सफ़े मातम बिछ गई, यानी कि एक तरीके से मातम की कतार, सफ़ का माना कतार ही होता है दोस्तों, एक तरीके से मतलब चारों तरफ गम ही गम छा गया। जगह जगह ताज़ियती जलसे मुनाकिद किए गए और जहां हकीम साहब को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके खिदमात के पेश नज़र मरहूम तारीफ़ व तौसीफ़ की गई। यानी कि हकीम साहब के इंतकाल हो जाने के बाद में जगह जगह उनके लिए जलसे मुनाकिद किए गए, जलसे आयोजित किए गए उनके इसाले सवाब के लिए और खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तो दोस्तों ये एक लीजेंड हैं हमारे देश के, जिसके बारे में आज हम बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं और इन पहलुओं को एक अनछुआ पहलू हम समझते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा था ना कि आप कक्षा 9 और 10 की बुक्स पढ़ लो, आपको उर्दू से मोहब्बत हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों की जीवनी, ऐसे ऐसे लोगों की बायोग्राफ़ी जिसको आज जो आपके मीडिया के अंदर
जो व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटियों के ज़रिए अपन जो इल्म हासिल कर रहे हैं ना, उससे 1000 गुना बेटर दोस्तों इन किताबों से हासिल करेंगे। तो इनसे जुड़िए किताबों से दोस्तों, और अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अब थोड़े जो मुश्किल अल्फाज हैं उसका अपन स्टडी कर लेते हैं। माया नाज, माया नाज का मतलब होता है दोस्तों फ़ख्र नाज का सबब, और मुजाहिद मतलब कोशिश करने वाला, जाँ फ़शानी करने वाला, और सरगर्म अमल का मतलब हर वक्त या हमा वक्त कोशिश करने वाला। तो सरगर्म अमल आपके हकीम साहब जो थे, उनकी जो शैली थी वो सरगर्म अमल की थी दोस्तों। गोना गो यानी कि तरह तरह की, रंग बिरंगी, गोना गो मतलब तरह तरह की या रंग बिरंगी। तिब, तिब का माना होता है दोस्तों हिकमत या इलाज या मुआलजे का इल्म वगैरह। ये दोस्तों कई बार लफ्ज़ आ चुका है हमारे, इसको ध्यान रखना, तोएं से है ये तिब। ठीक है, आगे है तबीब। तबीब का माना वही डॉक्टर या आपके हकीम जो वेद, जो आयुर्वेद जानता हो, और मुआलिज इलाज करने वाला। तिब से ही बना है दोस्तों तबीब। ठीक है, बर्र सग़ीर, बर्र सग़ीर मतलब छोटा बड़ा, अजीम मिजाजन पाकिस्तान और भारत, एक तरीके से आप एशिया बोल सकते हो आपके। ठीक है, आपके इसमें जो बर्र सग़ीर के 2 माने दिए हुए हैं दोस्तों। इसमें तो जैसे आपके छोटा बड़ा, अजीम मिजाजन पाकिस्तान और भारत भी दिया हुआ है, वैसे आपके एक एशिया भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर। और पेशतर, इसका मतलब बर्र सग़ीर का यूँ माना है कि उनके जो भारत के आसपास जो भूमि थी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत के ही तो हिस्से थे। तो मतलब एक एशिया इसलिए उसमें इस्तेमाल किया है कि हकीम साहब की जो शोहरत थी वो चारों तरफ मशहूर थी। पेशतर मतलब अक्सर या ज़्यादातर, और मुआलिज का माना इलाज करने वाला, हकीम या वेद या तबीब वही आ गया दोस्तों। और पेश रफ्त मतलब काबू या बस कारगरू वगैरह। ठीक है, और तादम हयात यानी कि ज़िंदगी भर या उम्र भर या ज़िंदगी तक। मुंतकिल का माना दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह जाना। उन्होंने हकीम साहब ने जो अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए वो इस सिलसिले में आया, जामिया मिलिया को। मुआशी बदहाली का माना बसर औकात से मुतालिक कमी, कमज़ोरी या गरीबी, मुआशी बदहाली। और मुस्तहकिम का माना पक्का या मजबूत, और सख्त या अटल, एक ही माना है दोस्तों इसके। इतने सारे आपके मुतरादिफ हैं दोस्तों मुस्तहकिम के माने। तकरीम, तकरीम का माना इज़्ज़त करना या ताज़ीम करना या अदब करना। कोशा, कोशा का मतलब कोशिश करने वाला। और इत्तेहाद का मतलब यगानियत, मिलाप, दोस्ती या एका वगैरह। इनफरादी मतलब शख्सी, ज़ाती या किसी शख्स की ज़ात से मखसूस। हमनवाई, हमनवाई का माना हम आहंग, हम आवाज़ या हम सफ़ीर होना। मुश्किल सवाल देख लेते हैं। हकीम अजमल साहब की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी दोस्तों? वो दिल्ली के अंदर हुई थी। आपके कहाँ हुई थी? दिल्ली के अंदर। हकीम अजमल ख़ां के दादा ने कौन सी मशहूर इमारत तामीर करवाई? तो उन्होंने शरीफ मंजिल, उस मंजिल का नाम क्या था? शरीफ मंजिल इमारत था। हकीम अजमल ख़ां किसके मुआलिजे ख़ास मुकर्रर हुए थे? हकीम अजमल साहब तो वो जो आपके नवाब साहब थे, कहाँ के? रामपुर के। इनके मुआलिजे ख़ास यानी कि इलाज करने वाले जो ख़ास डॉक्टर थे वो इन्हें मुकर्रर करवाया गया। हकीम अजमल ख़ां किस तालीमी इदारे के चांसलर मुंतखब हुए? तो दोस्तों वो जामिया मिलिया इस्लामिया के मुंतखब हुए, और उन्होंने इसको मुंतकिल करने के लिए, दिल्ली मुंतकिल करने के लिए पुरज़ोर अपनी तरफ से मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी दोस्तों। हकीम अजमल ख़ां ने किस इदारे के क़याम में बुनियादी काम किया था दोस्तों? तो उन्होंने बुनियादी काम दोस्तों, अगर सबसे पहले हकीम अजमल साहब ने जो शरीफ मंजिल थी ना, उनके दादा द्वारा बनाई गई, उसमें सफ़ा खाने और कॉलेज के क़याम में आपने बुनियादी काम किया था। और हकीम अजमल, दूसरा सवाल है दोस्तों आपके इसमें, हकीम अजमल ख़ां को किन किन अलक़ाब यानी कि लक़ब से और ख़िताबों से याद किया जाता है? तो उनको दोस्तों जब भी थोड़े मुश्किल लफ्ज़ थे ना, मैंने आपको उनके हिंदी ट्रांसलेशन करके भी बताया था। तो माहिर तिब, मुजाहिद आज़ादी, काबिल क़दर सहाफ़ी, सरगर्मी अमल, सियासतदां और माहिर तालीम के ख़िताबों से याद किया जाता है। ये थोड़े लफ्ज़ थोड़े मुश्किल हैं दोस्तों, जैसे मुजाहिद आज़ादी यानी कि आज़ादी का सिपह सालार, और माहिर वो तिब थे यानी कि वेद के जानने वाले थे। माहिर मतलब जो मशहूर, और एक परहेज़गार थे, ठीक है ना, सियासतदां भी थे। हकीम अजमल ख़ां किसी मरीज़ की बीमारी का पता कैसे लगा लेते थे?
तो दोस्तों हमने पढ़ा था अभी, वो मरीज़ का चेहरा देखकर ही मतलब उसकी बीमारी का पता लगा लेते थे। ठीक है, 7वां सवाल हो गया। किस हफ्तावार उर्दू अखबार में अजमल खां के मज़ामिन शाये हुए भाई, जो हफ्ते में एक बार निकलता है? तो उसका नाम था दोस्तों आपके अकमलुल अखबार। उसका नाम क्या था? अकमलुल अखबार, अकमलुल अखबार। ठीक है। हकीम अजमल खां की फ़र्राख दिली यानी कि वो खुले दिल के थे का सबूत किस तरह आप फराहम कराओगे भाई, किस तरह प्रोवाइड करवाओगे? तो वो मतलब इस तरीके से थे, ऐसी शख्सियत थे कि वो अपने मज़हब के साथ भी भाई वो दूसरे मज़हबों के का भी एहतराम करते थे, सम्मान करते थे। इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि भाई वो फ़राख दिली रखते थे। हकीम अजमल खां के किन किन हजरात से दरीना ताल्लुक़ थे? तो दोस्तों आपके डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे, लाला लाजपत राय थे। इन सब के साथ वो जेल भी गए थे। ठीक है, तो इनसे तो जाहिर है कि ताल्लुक़ होगा ही होगा। हकीम अजमल खां ने कौन कौन से इदारे कायम किए थे दोस्तों? तो हकीम अजमल खां ने एक तो सेंट्रल कॉलेज किया था दिल्ली के अंदर, और एक हिंदुस्तानी दवाखाना और एक आयुर्वेदिक यूनानी तबिया कॉलेज, ये 3 इदारे कायम किए थे उन्होंने। हकीम अजमल खां की सवाने यानी उनकी बायोग्राफ़ी और आपके मुख्तलिफ़ खिदमात पर रोशनी डाली, तो पूरा पैराग्राफ दोस्तों मैंने पढ़ा दिया है, आप इस चैप्टर को दोबारा देख लें। पूरी तरीके से उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कैसे हुई, इंतकाल कहाँ हुआ, और उन्होंने मतलब किस तरीके से उन्होंने कुरान में हिफ्ज़ किया था, तालीम हासिल की थी, ये पूरा इसके अंदर आपको बयान करना है। हकीम अजमल खां की शख्सियत से आप क्यों मुतासिर हुए थे? अब भाई वो तरह तरह की खुसूसियत के मालिक थे भाई, ठीक है ना। वो तिब के भी माहिर थे, वो हाफिज़ कुरान भी थे, और दुनियावी इल्म भी उनको काफ़ी था। तो इस तरीके से आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कंटेंट था अपना चैप्टर नंबर 7। कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और इंशाल्लाह हमारी ये लेक्चर सीरीज़ बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। नसर बाग के सिर्फ 2 चैप्टर और हैं, और उसके बाद में जो कक्षा 9 का नज़म वाला पोर्शन है वो भी शुरू करेंगे। इस हफ्ते में पूरे करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ को, और फिर कक्षा 10 बचेगी जो आपके फरवरी में इंशाल्लाह पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये कंटेंट दोस्तों आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर ना पढ़ें, मेरी गुजारिश है आपसे, इसको दिल में उतारें। बहुत सी शख्सियत ऐसी हैं जिसको आज अपन जानते तक नहीं, और जिनका हमारे इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा हिस्सा भी रहा है। ऐसी शख्सियतें जिनका ना तो कहीं आपको व्हाट्सएप पे ना फेसबुक पे जिक्र मिलता है, इन किताबों से ज़रूर जिक्र मिलता है, जिनको हमने छोड़ दिया है पढ़ना। तो जुड़े इनसे, और कंटेंट पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपका कीमती कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, इंशाल्लाह उस पर अमल किया जाएगा जहाँ तक पॉसिबल हो। और फिर से मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।